हाँ जी। हेलो एवरीवन। लास्ट हमने रेजिडेंशियल स्टेटस खत्म कर लिया था अपना। ठीक है। तो उसके बाद जैसे कि आपको पता है ना, 5 हेड ऑफ इनकम होती है: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 5 हेड होते हैं। ठीक है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस में हमने क्या सीखा था कि हम कैसे किसी पर्सन का वो इंडिया में रेजिडेंट है या नहीं, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है। तो अगर कोई पर्सन इंडिया में रेजिडेंट है, ऑब्वियसली हम उसमें टैक्स लेते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं कि वो जो पर्सन है, ठीक है, अब हमें पता चल गया कि वो जो इंडिया का रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट जो भी है, अब हमें उससे ना टैक्स वसूलना है। तो क्या हम सीधे जा करके उसको बोलेंगे तेरे बैंक में जितना पैसा आ रहा है वो सारा का सारा उस पर टैक्स दे दे, उस पर जो भी बनता है 30% टैक्स दे दे? ऐसे नहीं होता। अब हमें क्या करना पड़ता है कि उसके खाते में जो भी पैसा आता है उसकी इनकम को अब हम बाइफरगेट करते हैं 5 हेड्स में। कि भाई, क्या वो पैसा सैलरी का है तो अलग तरीका है टैक्स निकालने का, क्या वो पैसा कैपिटल गेन का है तो अलग तरीका है टैक्स निकालने का, क्या वो पैसा बिजनेस से अलग तरीका है निकालने का, क्या वो इंटरेस्ट का है तो अदर सोर्स में होगा, वो अलग तरीका है निकालने का। ठीक है। बिजनेस का है अलग है, कैपिटल गेन का अलग है। तो देखिए, क्रक्स ये है क्रक्स ये है कि 5 हेड की इनकम को आदमी में जो भी इनकम आती है वो घूम फिर के इन्हीं 5 हेड में होती है। तो उसमें से एक हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही नॉलेजेबल चीज है। इसको जो आप पढ़ेंगे, प्लीज रिक्वेस्ट है ध्यान से सुनिए। इसमें इस पूरे नोट्स में 8-10 पेजेस हैं। आपको कुछ भी पहले शुरू में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको जितना मैं बताऊंगा उसको अगर आपने सुन लिया ना, तो उसके बाद में बस आप पढ़िए, आपको लगेगा अरे ये बातें तो हमें पता है, ये बातें तो पता है, ये बातें तो पता है। बस उसको, जो बातें हमने सुनी है उसको एक लीगल लैंग्वेज में इसमें लिखा हुआ है। तो कोई भी चीज है ना, देखिए जैसे आप, पहले हम ना, आपने सुना होगा ना, एक बुक थी, हितोपदेश। हितोपदेश। ठीक है। वो किस लिए लिखी गई थी हितोपदेश? हितोपदेश इसलिए लिखी गई थी कि कोई भी बात, जैसे पहले राजा के बच्चे थे, मैं भूल रहा हूँ राजा का नाम, उसने एक अपने मंत्री को बोला कि भाई मेरे बच्चे ना अच्छी बातें सीख नहीं रहे हैं, मेरे बच्चे अच्छी बातें सीख नहीं रहे, इसको मैं कैसे सिखाऊं? तो उस टाइम उसके मंत्री ने एक बुक लिखी जिसका नाम था हितोपदेश। उसमें क्या हुआ कि जो भी अच्छी बातें थी उसको ना स्टोरीज में बदला। हितोपदेश के अंदर मैं बता देता हूँ, जितने भी आप सुनते हैं ना, अंगूर खट्टे हैं, या वो शेर गिर गया, कुत्ता रोटी लेकर गया, ये सारी बातें हितोपदेश की बुक से ही उठाई जाती है। ये सारी स्टोरी हितोपदेश की ही जनक है। ठीक है ना, कछुआ खरगोश का रेस, तो सब में कोई ना कोई ज्ञान की बातें। ठीक है। तो आपने स्टोरी सुनिए, अभी इसके पीछे का बैकग्राउंड जब तक आप नहीं समझेंगे, आपको कितना भी रट्टा मार लीजिए, इनकम टैक्स में रट्टा से कुछ नहीं होने वाला। ये आप दूसरे लॉ सब्जेक्ट की तरह नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट जो है अपने आप में ग्रंथ है। ठीक है। अपने आप में ग्रंथ है। जैसे आपने अपना सिलेबस देखा होगा, वो सिलेबस जो है वो टोटल इनकम टैक्स का 10% भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? लेकिन हम जो अभी लेक्चर दे रहे हैं वो ये ध्यान में रख के नहीं दे रहे हैं कि 10, ये जो हम कर रहे हैं वो एग्जाम पर्पज से आपको एक्चुअल में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है। ठीक है, क्योंकि मेरा फर्ज है कि मैं आपको ना ये चीज समझाऊं। अब उसमें से कितना अंश एग्जाम में आ जाएगा वो आपका बोनस है। ठीक है। उतने भी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि पूरी डिटेल में जाएंगे तो शायद 1 महीना सिर्फ हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को ही पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन जो जो मेजर बातें हैं, जो जनरल डे टू डे लाइफ में यूज होती है, वो सारी की सारी बातें हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में पढ़ेंगे। ठीक है। मैं स्पेस बना लेता हूँ क्योंकि मुझे ना इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। पहले हम पूरी स्टोरी सुनते हैं। एक चार्ज लगा ले हम थोड़ा लैपटॉप को, क्योंकि फिर बीच में बैटरी खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम होती है। एक एक सेकंड लूंगा बस आपका।
हाँ जी, ठीक है। मैंने चार्ज पे भी लगा दिया है, स्विच ऑन है, चल क्यों नहीं रहा? हाँ, चल गया। ठीक है, तो समझिए। ठीक है, अब स्टोरी सुनिए। एक एक राम नाम का पर्सन है। ठीक है, एक राम नाम का पर्सन है। उसके पास क्या है, घर है। एक घर है। ठीक है, जिसमें वो रहता है। ठीक है, जिसमें वो रहता है। ठीक है, डिसाइड करता है। ठीक है ना, इसमें रहता है। ठीक है, और कुछ दिन के बाद में कुछ दिन के बाद में क्या है, उसकी थोड़ी ना इनकम बढ़ती है। ठीक है, उसकी इनकम बढ़ती है। अब वो क्या करता है कि वो एक घर तो था उसके पास, वो फिर से क्या करता है कि भाई एक घर से ना, आजकल देखिए ना, हर कोई चाहता है कि पैसे ना कहीं इन्वेस्ट करे। तो कोई सोचता है कि चलो हम एफडी करा दें। ठीक है, कोई सोचता है कि हम शेयर मार्केट में लगा दें। कोई कहता है चलो नया धंधा शुरू कर देते हैं। ठीक है, और कुछ लोग जो सेफ चलते हैं वो नॉर्मली आपने देखा होगा कहीं ना जमीन ले लेते हैं, प्रॉपर्टी ले लेते हैं, फ्लैट ले लेते हैं, जैसे कुछ आमदनी है। अब वो क्या करता है, वो फिर से एक फ्लैट लेता है, एक घर लेता है। हम फ्लैट वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, हम एक घर लेता है फिर से। ठीक है, ठीक है, एक और घर ले लेता है। वेरी गुड, अच्छी बात है ना, तरक्की, किसी की तरक्की हो रही है, अच्छी बात है। ठीक है, फिर वो एक और घर ले लेता है। भाई जैसे जैसे आदमी कहीं ना कहीं तो पैसा लगाएगा ना, इसको प्रॉपर्टी में पैसा लगाने में मजा आता है तो लगाता है। ठीक है, लगाने दीजिए, आप रोक नहीं सकते ना कि वो कोई पर्सन कहाँ इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खरीदा जा रहा है, बेच नहीं रहा है। देखो, बेचेगा तो कैपिटल गेन लग जाता है, ये याद रखिए। अभी वो बेच नहीं रहा है कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी वो बेच नहीं रहा है। तो अगर बेचेगा तो अलग टैक्सेशन है, वो भूल जाइए। वो सिर्फ खरीद के, ऑब्वियसली खरीद के कोई खाली नहीं छोड़ता, उसको रेंट पे ही चढ़ाएगा। भाई किसको सुना है आपने, जी मैंने फ्लैट ले लिया, सबको मिठाई बांट दी कि जी मैं तो फ्लैट का मालिक हो गया। ठीक है, अब उस फ्लैट को मैंने क्या करा, उस फ्लैट को मैंने खाली रख रखा है। एक सेकेंड, चार्जिंग मुझे चेक करना पड़ता है, बीच में रुक ना गई हो। ठीक है, हो रही। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो फ्लैट खरीदता है उसको खाली रखता है, वो उसको रेंट पे चढ़ाता ही चढ़ाता है। ठीक है ना, अब ये भी हमारा जो राम पर्सन था, उसने भी क्या करा, उसने एक घर लिया, दो घर लिया, तीन घर लिया। अब देखिए, कोई भी एक जनरल लॉजिकली बात है कि कोई भी पर्सन है ना, वो एक ही जगह तो रहेगा, एक ही घर में तो सोएगा रहेगा। या नहीं, आज मेरा मन कर रहा है फ्लैट नंबर एक में रहूं, आज करता हूँ नोएडा में दूसरा फ्लैट है वहां रहूं, एक दिन एक काम करता हूँ गुड़गांव में फ्लैट है वहां रहूं। ठीक है, एक्सेप्शनल है कि बाइगेमी का केस ना हो। ठीक है, तभी हो सकता है कि वो अलग अलग जगह पे रहे। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली एक पर्सन एक ही घर में रहता है। ठीक है, आपको ये चीज क्लियर हुई कि हाँ, एक पर्सन जो है वो घर खरीद सकता है, मोर देन वन खरीद सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं ना, 2020-21 से पहले, 2020-21 से पहले क्या था, 2020-21 से पहले क्या था कि एक जो पर्सन है ना, एक एक जो पर्सन है, उसको ना एक घर, भाई ऑब्वियसली उसके पास एक घर है तो सरकार से ना कहेगी मेरे को टैक्स दे दो, सरकार से ना कहेगी मेरे को टैक्स दे दो, कि नहीं जी एक घर है इस पे रेंट आ रहा होगा। ऑब्वियसली मैं रहता हूँ उस घर में, अगर मैंने किसी किराएदार को नहीं रखा तो मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड कहलाएगा, ये मेरा घर है, मेरा पर्सनल घर है, तो इस पे मैं खुद रहता हूँ। ठीक है, इस पे मेरे को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस घर पे मेरे को कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर मैं रहता हूँ, इस पे मेरे को कोई भी टैक्स नहीं देना। कहने का मतलब क्या है, एक पर्सन के ऊपर, एक पर्सन अगर एक घर है उसके पास, तो उसके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना उसको। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने घर में, वो अगर बैचलर अपने घर में चलो किसी और को भी रख रहा है और चोरी छुपे उससे रेंट ले रहा है। ठीक है, तो बिना बताए ले रहा है तो कौन पकड़ने वाला है उसको, फिर भी सरकार कहेगी जो पूरा घर है उसको मानेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। पहले घर को क्या मानेंगे, ये टर्म है, ये जो देखिए जो जो मैं वर्ड यूज करूंगा ना, ये कहीं कहीं ना कहीं आपको इस पूरे सेक्शंस में कहीं ना कहीं लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, इसको कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी।
ये टेक्निकल टर्म है, ये सेक्शन में यूज होगी। प्रॉपर्टी, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अच्छा, सरकार ने एक चीज, ये ना पहले नहीं था, 2020-21 में क्या था, उससे पहले कि आदमी के पास एक ही घर हो सकता है, बट ये ना शिकायतें क्या आने लगी, मैं बताता हूँ शिकायतें क्या आने लगी। ये एक पर्सन था जिसका घर मान के चलिए नोएडा में था, ठीक है, नोएडा में रिमोट में परी चौक से आगे उसका घर था, नोएडा में बहुत आगे था, ग्रेटर नोएडा की तरफ उसका घर था। उसकी जॉब लग गई गुड़गांव, ठीक है। अब उसने क्या करा कि भाई काम करते हैं, एक घर में, ये मेरा घर है जो नोएडा में है, ये मेरा है नोएडा में, ये है गुड़गांव में, ठीक है। तो अमेंडमेंट से पहले, अमेंडमेंट से पहले क्या था, अमेंडमेंट से पहले क्या था, एक पर्सन जो है वो एक ही को अपना घर कह सकता था। अब इसका मतलब समझाता हूं, जगह बनाने दीजिए मुझे। घर थोड़ा इस बार ना छोटा बनाएंगे कि हमारे पेज में आ जाए, ठीक है। 2020-21 से पहले पता है क्या होता था, कि एक पर्सन है, उसके पास अगर दो घर हुआ, अगर ये दो घर हुआ, एक घर, दो घर, ठीक है, तो सरकार पता है क्या कहती थी, सरकार कहती थी देखो एक घर है, इस पे तो कोई भी टैक्स की जरूरत ही नहीं है, दूसरा घर है ना, हम एक बात बताओ, आप दो घर में से एक ही घर में तो रह सकते हो, एक ही घर में तो रह सकते हो, है ना। ठीक है, तो पहले क्या था कि वो एक घर को ही उससे पहले डिक्लेयर माना जाता था। और उसके बाद क्या करा गया, उसके बाद क्या करा गया कि इसके ऊपर कोई कोई भी तरह का टैक्स नहीं लगता था, ठीक है, इसके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता था। अब दूसरा घर जो रहता था, उसमें उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बोला कि भाई देख तूने दूसरा घर ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये है नोएडा में, ये है गुड़गांव में। उन्हें कहा गुड़गांव में अगर तेरे घर के आसपास का रेंट कितना है, वो कहते 10,000 रुपये महीना, ठीक है, हम तेरी इस वाली चीज को, इस वाले घर को 10,000 रुपये महीने के हिसाब से टैक्स लगा देंगे, हम ये मानेंगे कि तेरे को इससे आमदनी चाहे नहीं भी हो, 10,000 इंटू में 12, 1,20,000 रुपये हम तेरे इस घर की इनकम मान लेंगे। हम इस घर की इनकम कितनी मानेंगे, 1,20,000 रुपये, ठीक है, सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था, फोन पे मैसेज कोई आ गया था, ठीक है, 1,20,000 रुपये तुम्हारी इनकम मान लेंगे, इवन वो घर रेंट पे नहीं है, फिर भी उसकी 1,20,000 रुपये उस इनकम पे टैक्स लगा दिया जाएगा, इस 1,20,000 मान लिया जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग टैक्स की कैलकुलेशन हो जाएगी। बट हुआ क्या ना, 20-21 में बहुत सालों से चल रहा था, 20 शुरू से ही चल रहा था, कभी ये था ही नहीं, शुरू से ही चल रहा था, तो काफी केसेस डले, सब लगे, प्ली लगी, लेकिन फाइनली उन्होंने क्या बोला कि ये काम करते हैं, सरकार ने बोला चलो एक्ट को अमेंड करते हैं, ठीक है, और हम दो घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसलिए भी हुआ था ना कि देखिए कोई अगर जैसे नोएडा रहता है एक घर, और गुड़गांव में जॉब करता है, उसने गुड़गांव में भी घर लिया, अब उसके बाद दो घर हो गए, तो एक पे डीम्ड रेंट क्यों देगा, देखिए नया वर्ड सीखा, डीम्ड रेंट, ये भी यूज होगा थोड़ी देर में, कि जो घर किराए पे नहीं भी चढ़ा और उसके ऊपर रेंट कैलकुलेट कर लिया गया, तो 1,20,000 जैसे है ना, ये डीम्ड रेंट कहलाता है। पर सरकार ने कहा अगर तुमने तीसरा घर ले लिया और वो भी खाली है, तीसरा घर ले लिया वो भी खाली है, तो इसको हम खाली नहीं मानेंगे, इस पे डीम्ड रेंट ले लेंगे हम, उस एरिया का एवरेज रेंट निकाल लेंगे जी, आसपास में क्या रेंट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे, उसको कहते हैं डीम्ड रेंट, ठीक है, 1,20,000 रुपये पे हम लगा देंगे, दो घर अलाउड हो गया,
कि 2 घर में कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है। पहले 1 घर था, पहले 1 घर था, अब 2 हो गया है, 3, ठीक है? तो ये आपने मोटा-मोटी पता है क्या समझा? आपने ये समझा कि एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, ठीक है? एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वो होती है जिसके अंदर हम रहते हैं, ठीक है? तो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सरकार कहती है कि भाई 2 घर रख लो आप, उसके ऊपर हम कोई टैक्स नहीं लगाएँगे, ठीक है? आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? और इसके अलावा अगर कोई भी आपके पास तीसरा घर हो गया, अगर वो खाली है, देखिए रेंट पे चढ़ा है तो ऑब्वियसली वो तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। अगर खाली भी रह गया तो उसके ऊपर में हम आपसे टैक्स लेंगे। हम आपसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे और टैक्स लेंगे। उस रेंट को क्या कहते हैं? डीम्ड रेंट। एक्चुअल रेंट तो मिला नहीं क्योंकि वो तो खाली पड़ा हुआ है। हम आपसे डीम्ड रेंट लेंगे। ठीक है? ये बातें क्लियर है। ठीक है। अब आते हैं जो रेंटेड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। रेंटेड प्रॉपर्टी क्या होती है? एक प्रॉपर्टी जो रेंट पे चढ़ी हुई है, ठीक है, जिसके अंदर में एक टीनेंट होता है। टीनेंट वो होता है जिसको हम मकान किराए पे देते हैं, ठीक है। आपके पास टीनेंट होना चाहिए, उससे रेंट आना चाहिए, ठीक है। 1% टीनेंट होना चाहिए, उससे रेंट आना चाहिए, मैंडेटरी कंडीशन है ना, है ना। और जो भी रेंट आएगा वो हमारा टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा, वो हमारी इनकम, हम उस पर टैक्स लगाएंगे, ठीक है। और क्लियर करते हैं, जैसे अब हम सिंपल देते हैं, हम एक घर लेते हैं एक्स्ट्रा, हम उसको किराए पे चढ़ाते हैं, ठीक है। उससे जो भी इनकम रेंटल आएगी, जो किराया आएगा, वो सारी की सारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगी। कैलकुलेशन आगे की बात है, पहले समझिए कि रेंटल क्या होता है, ठीक है। तो फिर इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे? जिस प्रॉपर्टी में हम रहते हैं उसको कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ी हुई है उसको बोलते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी। ये भी टेक्निकल टर्म है, याद करिए, ठीक है। कि भाई लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होती है? लेट आउट प्रॉपर्टी जो जो ऑलरेडी रेंट पर है उसको बोलते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये टर्म्स है, ये वर्ड्स सीखने बहुत जरूरी होते हैं। इसको जार्गन्स बोलते हैं, जो चीजें ना यूज होती हैं किसी भी एक्ट के अंदर में, ठीक है, जो टेक्निकली यूज होती है उसको सीखना बहुत जरूरी होता है। चलिए एक वर्ड और अब देखिए, एक एक पर्सन है, एक पर्सन है। अब ये जो प्रॉपर्टी थी मेरी, मान के चलिए रेंट पे लिया था 10,000 रुपये महीने पे, 10,000 रुपये महीने पे श्याम को दे दिया मैंने। श्याम को ना रेंट पे दे रखा है मैंने, ठीक है। तो वो क्या करता है, बड़ा अच्छा आदमी है। वो अप्रैल में उसका रेंट शुरू हुआ, है ना, अप्रैल में मान के चलिए रेंट शुरू हुआ, नवंबर तक बड़ा अच्छा रेंट दिया। दिसंबर में वो क्या बोला, दिसंबर में वो क्या बोला कि भाई साहब मेरी नौकरी छूट गई है, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अच्छा आदमी है, दे देगा। जनवरी बीत गई, फरवरी बीत गई, मार्च में क्या होता है, मैं जब फोन करता हूं मेरा फोन नहीं उठाता है। मेरे को पता, फिर बाद में पता लगा कि अरे ये तो फरार है, ये तो भाग गया खाली करके मकान, रातों रात सामान बटोरा और भाग गया। ले, ये क्या हो गया, है ना। तो जो रेंट मेरे को 1,20,000 रुपये आना था, सीखिए टर्म ये भी, जो 1,20,000 रुपये आना था, उसमें से कितना कमाया? 40,000 रुपये। एक्चुअल में मेरा कितना रेंट आया? 80,000 रुपये, ठीक है। अब ये 3 चीजें हैं, तो इन तीनों चीजों को बोलते क्या है? देखिए, जो मेरे पास एक्चुअल आना चाहिए था उसको बोलते हैं ग्रॉस रेंट, जो नहीं आया अनरियलाइज्ड रेंट, ठीक है। और जो आ गया वो है रेंट एक्चुअल रिसीव्ड, ठीक है। जो आना था उसको बोलते हैं ग्रॉस रेंट, ठीक है। जो नहीं आया वो कहलाता है अनरियलाइज्ड रेंट, और जो आ गया रेंट एक्चुअल रिसीव्ड।
ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये आप टर्म तो सीखे ना, ग्रॉस रेंट किसको कहते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट किसको कहते हैं। चलिए इसमें थोड़ा-सा और ऐड करता हूँ मैं, ठीक है, ये सब सीख लीजिए। ये आप बिल्कुल मत सोचिए कि अभी हम जितनी भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ना, ये एक रामायण की तरह कहानी की तरह चल रही है। ये पूरा का पूरा जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो पूरा पोर्शन है सेक्शन 22 से लेकर 27 तक, जितनी बातें कर रहे हैं यही लिखी हुई है सारी की सारी, बट हम एक स्टोरी के तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, तो रट्टा मारने से अच्छा है ना कि समझ के करिए। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं दोबारा से, यही वही सेम घर है। ठीक है, अब घर छोटा बनाते हैं, 10,000 रेंट है, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अप्रैल से मान के चलिए रेंट शुरू हुआ था, अप्रैल से शुरू हुआ, दिसंबर तक चला। ठीक है, अब दिसंबर में वो कहता है कि जी मैं ना मेरा नौकरी मेरी कहीं और लग गई है, ये आपका गुड़गांव का मान के चलिए फ्लैट था। वो कहता है श्याम कि भाई मेरी नौकरी जो है कहीं ना और लग गई है बेंगलोर में, तो मुझे आप ये ना खाली करके जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली किसी को रोक नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं, खाली करके चला जाता है दिसंबर में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अब मार्च इस तक की बात आई, हम गए एजेंट के पास, मैंने बोला भाई देख मेरा ना मकान खाली है, तो उसको रेंट पे चढ़वा दियो। ठीक है, अब होता क्या है ना कि जरूरी नहीं कि रेंट पे तुरंत चढ़ जाए। ठीक है, वो कोशिश करता है जनवरी में रेंट पे चढ़ाने की, नहीं चढ़ता, फरवरी में रेंट पे चढ़ाने की, नहीं चढ़ता, मार्च में क्या होता है एक किराएदार आ जाता है, मान के चलिए 12,000 रेंट पे आ जाता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, सबसे पहली बात, एक्चुअल रेंट उसका कितना आया ये बताइए। एक्चुअल रेंट आया उसका 90,000, प्लस में ये 12,000, कितना हो जाए, 1,02,000 रुपये। ठीक है, 1,02,000 रुपये, और जिस पीरियड में वो खाली रहा, जिस पीरियड में वो खाली रहा, ठीक है, उस पीरियड का रेंट क्या कहलाएगा, वैकेंट प्रॉपर्टी। वैकेंट प्रॉपर्टी, 2 महीने वैकेंट रहा, तो वैकेंट प्रॉपर्टी का रेंट कितना हुआ, 20,000 रुपये। इससे कोई लेना देना नहीं है, अभी बस समझिए कि बाद में घटाते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में अगर हम जोड़ते हैं तो 1,22,000 रेंट होता है इसका, उसमें से 20,000 रुपये घट गया तो 1,02,000 रुपये मिला, तो 20,000 क्या हुआ, वैकेंट रह गई प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या हो गई, वैकेंट रह गई। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है, वैकेंट रह गई 2 महीने। एक और टर्म सीख लिया, और एक टर्म सीखते हैं आज का। अब देखिए, मतलब क्या बोलूं मैं आपको कि अगर आपने ये सब चीजें सुन ली, आपका हाउस प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर टेक्निकल टर्म्स और लीगल डेफिनेशंस बच जाएंगी, जो आराम से निपट जाएगा आप सब। ये वैकेंट रह गया 2 महीने, तो 2 महीने को करते हैं वैकेंट प्रॉपर्टी बोलेंगे 2 महीने के लिए। ठीक है, चलिए अब होता क्या है, एक घर है दोबारा से, एक रेंटल, वही सेम हम घर लेते हैं, श्याम ने घर ले रखा है। ठीक है, ये श्याम ने ले रखा है। ठीक है, श्याम ने घर ले रखा है ये। ठीक है, अब वो क्या करता है, जो घर है आपको पता है ना कि देखिए, हम ना कोई भी घर है आज के टाइम पर, तो हाउस टैक्स देने की जरूरत पड़ती है। हाउस टैक्स कौन लेता है, म्युनिसिपालिटी, एमसीडी। ठीक है, तो एक बात बताइए, मेरे को रेंट मिला 1,20,000 रुपए, 1,20,000। आप खुद बताइए कि जो ये एमसीडी मेरे से ले रही है, साल का मान के चलिए 5,000 रुपए ले रही है, भाई देखा जाए तो उस प्रॉपर्टी से मेरे को आमदनी कम हुई कि नहीं हुई, बताइए। उस प्रॉपर्टी से भाई मैंने 1,20,000 है, 5,000 तो एमसीडी ले गई, तो मेरा एक्चुअल रेंट कितना हुआ, 1,15,000। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी है, अगर वो रेंटेड है, तो उसका रेंट कितना हो गया, 1,20,000 रुपए। इस प्रॉपर्टी का मान के चलिए 10,000 इंटू 12,
उसमें अगर कोई म्युनिसिपल को हमने पेमेंट करा, म्युनिसिपल टैक्स, वो घटता है। 1,15,000 बचा, तो टैक्स इस पे बनेगा ना कि इस पे। अगर कोई म्युनिसिपल पार्टी को, अगर आपने किसी भी तरीके का, किसी भी तरीके की पेमेंट करी है म्युनिसिपालिटी को, ठीक है, किसी भी तरीके की अगर पेमेंट करी है तो वो घटता है, याद रखिए। तो एक टर्म ये भी सीख ली, चलो म्युनिसिपल टैक्स भी सीख लिया। अच्छा एक बात बताइए, दोबारा से सेम एग्जांपल, दोबारा से सेम एग्जांपल, रेंट आउट है, 1,20,000 रुपए का रेंट है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी घर है, क्या साल में एक बार मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है? मेंटेनेंस किसको कहते हैं? जैसे देखिए, रहते रहते क्या होता है ना, उसके अंदर में सफेदी, जैसे कि प्लास्टर झड़ गया, सफेदी डिमांड होती है, फर्श टूट जाता है, नल के टूट जाते हैं, ये चलता रहता है किसी भी घर में ना। ये सब ना जनरल बातें हैं, ये सब ना बड़ी जनरल बात है कि देखो एक साल में एक बार तो रिपेयर मांगता नहीं है, तो चलो दिवाली में तो आदमी सफेदी करवा ही देता है। तो सरकार ने कहा नहीं नहीं, चलो ठीक है जी, उसका खर्चा आप ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर लेकिन प्रॉब्लम होने लगे, लोग क्या करने लगे, फर्जी बिल लगाने लगे। नहीं भी रिपेयर कराते थे ना, तो भी दिखा देते थे कि जी 1,20,000 का तो रेंट आया और इसमें 60,000 रुपये मेरा रिपेयर में खर्च हो गया। नकली बिल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा जो लगेगा 60,000 रुपये, इसी पे टैक्स लगेगा, ठीक है। तो सरकार ने बोला यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, और इतनी पर्चियां कौन चेक करेगा, इतनी फुर्सत है नहीं। भाई दिल्ली में माना जाए, अगर 2 करोड़, 2 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है, ठीक है, तो उसमें से मान के चलिए कम से कम 1-1.5 करोड़ लोग तो सिर्फ किराए पे ही रहते होंगे, घर हैं ही कितने। तो उतने घरों का जो कैलकुलेशन कौन बनाएगा, पर्चियां कौन चेक करेगा? सरकार। सर का एक काम करो, हम फ्लैट 30% ऑफ दे रहे हैं, डिडक्शन दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि भाई अब हमने क्या क्या घटा लिया, देखिए हमारा रेंट था 1 लाख, रेंट कितना था हमारा, 1,20,000। इसमें से कह रहे जो भी एमसीडी को आपने दिया वो घटा दीजिए, 1,15,000 रुपया, ठीक है। अब उसने कहा भाई हमने रिपेयर भी तो कराया घर, तो सरकार ने कहा कि भाई एक बात बताओ, रिपेयर कराया तो इसका कौन इतना दिमाग लगाएगा कि कितने रिपेयर हुआ, कितनी कैलकुलेशन बनी, है ना, कितनी कैलकुलेशन बनी, क्या हुआ। तो सरकार ने कहा सीधे 30% हम घटा दे रहे हैं, हम 30% गिरा देंगे। तो 34,500 रुपये, जो 1,15,000 का 30%, 34,500 रुपये है, ठीक है। ये ये जो है हम घटा देंगे आपका। तो इसके बाद जो बचेगा 80,500 रुपये, इस पे हम टैक्स देंगे, ठीक है। तो आपने ये भी देख लिया कि भाई म्यूनिसिपल टैक्स भी घटा सकते हैं, और 30% सरकार फ्लैट दे देती है सीधे कि आप सीधे इसको घटा लीजिए, ठीक है। यहां तक भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। एमसीडी टैक्स घटा दिया हमने, ठीक है, और ये भी घटा दिया। एक टर्म और लीजिए इंटरेस्टिंग, देखिए आज के टाइम पे देखा होगा आपने कि आदमी एक बार में इतने पैसे नहीं जोड़ पाता कि 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख इतने का मकान ले पाए। तो वो क्या करता है, वो जाता है बैंक के पास, बैंक के पास जाता है, उसको एक घर लेना है, ठीक है। अभी ये मानिए रेंट के लिए लेना है, ठीक है, रेंट के लिए लेना है, तो बैंक पे जाता है, भाई एक काम कर, मेरे पास ये 50 लाख का घर है, 10 लाख है, मेरे को 40 लाख का लोन दे दे। तो उसका कहते हैं, वो जो बैंक वाला सारे पेपर वेपर चेक करता है, उसको 40 लाख का लोन दे देता है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, चलो ठीक है जी 40 लाख का लोन है, हम इसकी ईएमआई बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 साल के लिए लोन लेता है, इसकी ईएमआई आती है 35,000 रुपये, ठीक है। मंथली 35,000 रुपये उसको भरना है। इसमें से एक रफ, आपको पता है जब शुरू में लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट पोर्शन ज़्यादा होता है और प्रिंसिपल पोर्शन कम होता है, ठीक है। अपनी कैलकुलेशन के लिए इस 35,000 में से मानते हैं हम कि 10,000 रुपये तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपको पता होगा ना, जो मूलधन मूल्य जिसको कहते हैं, और 25,000 रुपये इंटरेस्ट का है।
ठीक है, 25,000 रुपये इसमें से इंटरेस्ट का है। ठीक है, तो एक बात बताइए, आपको लग रहा था कि मूलधन तो ठीक है, मूलधन ठीक है, जो इसका मूलधन जा रहे, जो ब्याज दिया ये इसका एडिशनल खर्चा नहीं हो गया? सोचिए, ये ब्याज जो भर रहा है ये एडिशनल खर्चा नहीं हो गया? तो गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करिए, जितना भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं, जितना भी आप ब्याज का पैसा, ब्याज पे जितना भी है आप ब्याज भरते हैं साल भर में, ठीक है, वो आप एज ए डिडक्शन क्लेम कर लीजिए। जो रेंटल इनकम आए उसमें से इतना आप क्लेम कर लीजिए, खर्चा क्लेम कर लीजिए ईयरली। ठीक है, तो हमारे, हम जैसे कह रहे थे कि 1,20,000 में से फिर 80,000 रुपये बचा था, उसमें से अगर हम दो इसका 25,000 इंटू में 12 करें, मान के चलिए 3 लाख रुपए, तो उल्टा इसको लॉस हो गया उस प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो आगे बताऊंगा कि लॉस का क्या करते हैं, लेकिन वो भी घटता है, ब्याज भी घटता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट एक नया वर्ड सीख लिया आपने, इंटरेस्ट एक नया वर्ड सीख लिया। ठीक है, तो ये है पूरी पूरी भूमिका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। ठीक है, अब हम आगे चाहे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब भी जितने दिन ये चले, हम जितनी भी बातें सीखेंगे उसमें यही चीज सीखने वाली है, यही चीज समझने वाली है कि कैलकुलेशन कैसे होगी, और जितनी बातें हमने करी इन्हीं बातों का अब यूज होगा लीगली। ठीक है, अब शुरू करते हैं एक्चुअल में एक्ट क्या कहते हैं। अब लिटरेचर पे आइए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज a टाइप ऑफ इनकम दैट अराइज फ्रॉम ओइंग ए हाउस प्रॉपर्टी। मैंने बताया था ना, एक घर होना चाहिए, उससे जो भी इनकम आएगी वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, द इनकम टैक्स एक्ट 1966 प्रोवाइड प्रोविजन टू कैलकुलेट द, देखिए मैंने पहले ही बताया ना कि पांचों हेड में कहीं ना कहीं लिखी हुई है कि आपके बैंक में जो पैसा आ रहा है, आपके पास जो पैसा आ रहा है वो कहाँ पे टैक्सेबल है। तो इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट क्या प्रोवाइड करता है कि हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम पे टैक्स कैसे लगेगा। और ये सेक्शन 22 से लेकर के 27 के बीच में सारी बातें, देखिए जितनी भी हम बातें करें कहीं ना कहीं एक्ट में लिखी हुई है। तो 22 से लेकर के 27 के बीच में ये सारी बातें लिखी हुई है। ठीक है, तो अब देखिए पहला टर्म क्या है इसमें, रेंटल इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी। देखिए आगे ना टर्म, हमने क्या कहते हैं, जो किराए पे चढ़ा हुआ है, ठीक है, उसको लेट आउट प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल वही है, देखिए 25,000 इंटू में 12, ठीक है, 3 लाख रुपए इसको रेंट आया। दूसरा है क्या, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वही हो गई जो मैंने आपको बताया था कि जिस घर के अंदर में हम स्वयं रहते हैं, खुद रहते हैं, जो दो घर अलाउड होता है। ठीक है, पहले एक होता था, अब दो घर अलाउड होता है, उसको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, वैकेंट प्रॉपर्टी, वैकेंट मैंने बता दिया, जितने महीने के लिए घर खाली है उसको हम वैकेंट कहते हैं। और पार्शली लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, देखिए कि 6 महीने मैंने घर खाली रखा, 6 महीने के बाद कहते हैं भाई तू भाग यहाँ से, मुझे खुद रहना है। होता है कि नहीं, है होता है क्या, हम जहाँ पे रह रहे हैं हम काम करते हैं, खाली करके जा रहे हैं, हम कहीं और जाके वो, हम खाली करके कहीं और रहने जा रहे हैं, कोई और हम उसको क्या करेंगे, हम उसको बोलेंगे भाई आ जा तू इस पे रहने लग। ठीक है, तो पार्शली लेट आउट है, इसमें कुछ, ये तो बहुत जनरल सी बात है। ठीक है, अब आते हैं मेन सेक्शन पे, अब आते हैं सेक्शन 22, एक्ट की बात करते हैं। ठीक है, this section define the scope of income from house property which include rental income, income from letting out any building or land or apartment thereto। ठीक है, ध्यान से देखिए, सेक्शन 22 कहता है कि ये जो लिखा है ना कि हाउस प्रोपर्टी इनकम पे टैक्स लगना चाहिए, ये बात लिखी कहाँ लिखी हुई है, ये बात जो लिखी हुई है ये लिखी हुई है सेक्शन 22 के अंदर में, कि टैक्स लगना चाहिए, इसको कहते हैं हम चार्जिंग सेक्शन। जिस सेक्शन में बात लिखी होती है ना कि कहाँ टैक्स, किस पे टैक्स लगना चाहिए, उसको कहते हैं हम चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 22 में लिखा हुआ है कि एवरी बिल्डिंग लैंड अपार्टमेंट देयर टू। ठीक है, अब आपकी अंग्रेजी का टेस्ट है कि लैंड अपार्टमेंट क्या किसको कहते हैं। सबके मन में यही आएगा कि लैंड अपार्टमेंट का मतलब होता है अपार्टमेंट, अपार्टमेंट।
अपार्टमेंट एंड अपार्टमेंट में बहुत फर्क है। अपार्टमेंट कहते हैं एक बाउंड्री वॉल के अंदर घिरी हुई एक सोसाइटी को जिसके अंदर फ्लैट्स बने होते हैं, उसको कहते हैं अपार्टमेंट। उसकी स्पेलिंग होती है APARTMENT, उसको कहते हैं अपार्टमेंट, ये कहते हैं अपार्टमेंट। अब यहाँ पे देखिए मजा आएगा, ठीक है, कि अपार्टमेंट और अपार्टमेंट ये क्या होती है, अब ये सीखेंगे उसको भी। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट एनी बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू, ये एक ही वर्ड है, लैंड अलग नहीं है। देखिए अगर लैंड और अपार्टमेंट अपार्टमेंट अलग अलग होता तो बीच में कॉमा लगा होता, देखिए कॉमा नहीं लगा हुआ है सेक्शन में। तो लैंड अपार्टमेंट एक ही वर्ड है, दो वर्ड नहीं है, ये एक ही है, ठीक है। तो अभी तो ये सीखिए कि अगर बिल्डिंग या लैंड अपार्टमेंट से होने वाली जो भी इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में टैक्सेबल होगी, ठीक है। सेक्शन वाइज कहते हैं अगर ये तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, ये तीनों कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो ये जो प्रॉपर्टी है उससे होने वाली इनकम को लेट आउट प्रॉपर्टी, और इनकम जो जो भी इससे इनकम होगी वो टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी। सेक्शन 22 की तीन कंडीशन क्या है, द प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट एनी बिल्डिंग लैंड एंड अपार्टमेंट। अपार्टमेंट ये इसकी डेफिनेशन हम सीखेंगे अभी लैंड एंड अपार्टमेंट क्या होता है। द एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। देखिए सिंपल सी बात है, अगर चलिए मैं अभी बताऊंगा, चलिए चलिए तीनों का मैं बताऊंगा। द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज बाय द ओनर ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। चलिए अब सेक्शन 22 की ना तीनों कंडीशन को हम पढ़ते हैं, मैं गैप बना लूं फिर से, मेरे को लिखने के लिए जगह चाहिए, ठीक है। तो तीन कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन ये है कि लैंड या अपार्टमेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो एक्चुअल ओनर होना चाहिए, सबलेटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि वो अपने पर्पस के लिए यूज नहीं होना चाहिए। चलिए एक एक करके तीनों चीज देखते हैं, इसे अब बना लेते हैं। हाँ, सबसे पहले आपको बताओ बिल्डिंग। देखिए मुझे नहीं लगता मुझे ना बिल्डिंग की डेफिनेशन में कुछ बताना चाहिए, बिल्डिंग के लिए बारे में मेरे को कुछ बताना चाहिए। और लैंड अपार्टमेंट अपार्टमेंट शॉर्ट में लिख रहा हूँ। बिल्डिंग किसे कहते हैं, किसी भी तरीके का फ्लैट, विला, और बोलिए हाउस, ठीक है, हट, और बोलिए कुछ और सोचिए, ठीक है। इन सब में से किसी को भी अगर हम रेंट पे देंगे तो वो बिल्डिंग के डेफिनेशन में आती है। चलिए एक और चीज ले लेते हैं, सेमिनार हॉल्स। आपने देखा होगा जो जिस हॉल में ना सेमिनार होते हैं वो भी बिल्डिंग के डेफिनेशन में आता है। अगर कोई उस प्रॉपर्टी को रेंट पे देगा, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को रेंट पे देगा तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। इसके अलावा भी और चीजें होती हैं जैसे कि दुकानें, शॉप्स, शॉप्स भी इसी में आ जाता है, ठीक है। हमने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने के लिए किसी को दे रखा है वो भी इसी में आएगा, हमने डांस क्लास चलाने के लिए दे रखा है वो भी इसी में आएगा, ठीक है, म्यूजिक क्लास चलाने के लिए वो भी इसी में आएगा। तो बिल्डिंग की डेफिनेशन में सब कुछ आता है। किसी भी तरीके का रेंट पे अगर हम किसी चीज को देते हैं जो बिल्डिंग है, जो किसी न किसी चीज से घिरा हुआ होना चाहिए, याद रखिए लैंड की डेफिनेशन में सॉरी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्या आता है बिल्डिंग के, कि वो घिरा हुआ होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। ओपन इन द सेंस अगर ये लैंड है, एक लैंड है, ठीक है, इसके अंदर में सिर्फ फेंसिंग हो रखी है, बाउंड्री वॉल जिसको कहते हैं, और बीच का एरिया हमने किसी को रेंट पे दे दिया, जी भाई एक काम कर अपना माल स्टोर कर ले, ईंटें रख ले या कुछ रख ले, तो ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है, ठीक है, इसको अगर हम रेंट पे देते हैं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, ये याद रखिए। ये बिजनेस प्रोफेशन में इस पे टैक्स लगता है या फिर अदर सोर्स में, बट इस हेड में तो नहीं लगता इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। उसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि एक तो बिल्डिंग होनी बहुत जरूरी है,
बिल्डिंग के होने का मतलब क्या है, उसमें फ्लैट भी आता है, विला आता है, ठीक है, और आपका विला आ गया, आपका म्यूजिक हॉल आ गया, सेमिनार हॉल आ गया, ये सारी चीजें बिल्डिंग के डेफिनेशन में आती है। दूसरा क्या है, लैंड अपार्टमेंट। अच्छा एक बात बताइए, लैंड अपार्टमेंट को अच्छे से समझते हैं। एक घर है, मैंने एक घर किराए पे लिया, ठीक है, एक घर किराए पे लिया, ठीक है, एक घर मैंने किराए पे लिया। अब ये जो घर है वो एक बाउंड्री वॉल के अंदर में है, ठीक है, यहाँ पे है स्विमिंग पूल, ठीक है, यहाँ पे है फुटबॉल ग्राउंड छोटा सा, यहाँ पे खेलने के लिए फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पे है गार्डन जिसमें कि पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, मैं कहता मेरे को ना किराए पे दे दे भाई ये मकान, ठीक है, तो मेरे से एक बात बताइए, सिर्फ इसका किराया लेगा, ये इस पूरे एरिया का किराया लेगा, उसमें होने वाले जो अमेनिटीज हैं, जैसे कि प्लेग्राउंड हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, कोई अगर कुछ और भी बना हुआ है अंदर में, ठीक है, उन सब का किराया लेगा। या मान के चलिए कुछ भी नहीं है, खाली जगह है आगे में, तो मेरे से तो पूरे पूरे एरिया का किराया लेगा ना। मैं तो ना बोलूंगा नहीं मेरे घर के आगे जो वहां पे कि स्टोरेज बनवा दो, नहीं जी, आगे में गार्डन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो घर के आगे में, जो घर के आगे में जो जगह होती है उसको कहते हैं लैंड अपार्टमेंट, जिसको घर से डी अटैच नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, उठा के नहीं लिया जा सकता। अब स्विमिंग पूल को थोड़ी ना कोई उठा के लेके जाएगा, ये ग्राउंड को, गार्डन को थोड़ी ना कोई उठा के अलग कर सकता है। झूला होगा, झूले को अलग किया जा सकता है, बट एक बात, यहाँ पे अगर कुछ स्विमिंग पूल गार्डन या ऐसा कुछ है तो उसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो इस चीज को बोलते हैं लैंड अपार्टमेंट, मतलब ऐसी कोई भी चीज जो हमारे घर से जुड़ी हुई है, जिसको डी अटैच नहीं किया जा सकता, और जिसका यूज उस घर के साथ में होना है, उसको लैंड अपार्टमेंट कहते हैं। अगर इस पूरे लैंड में घर नहीं होता, सिर्फ स्विमिंग पूल होता, ठीक है, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होता, वो टैक्सेबल होता अदर सोर्स में या फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन में। बट अगर घर है और घर किराए पे लिया हुआ है, ठीक है, अगर घर है और घर किराए पे लिया हुआ है, तो घर के साथ जितनी भी एरिया है, अगर उसका भी रेंट लिया जा रहा है, सब कुछ जोड़ के ही ऑब्वियसली लेता है, कुछ छोड़ता नहीं है, तो इसको कहते हैं लैंड अपार्टमेंट, ठीक है ना। क्योंकि इसमें बहुत धांधली होने लगी थी, लोग सिर्फ घर को दिखा देते थे कि मैंने तो सिर्फ घर पे किराए पे लिया है, और कच्चे में, पक्के में 10,000 रुपये रेंट देते थे, और कच्चे में लाख रुपए रेंट उसका अलग हो जाता था, ठीक है। तो कहा कि नहीं नहीं, हम जब कैलकुलेशन करेंगे, हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना हर एक एरिया का एवरेज रेंट होता है। हम आस पास में पता करेंगे कि भाई इस तरह की प्रॉपर्टी का रेंट कितना, 1 लाख रुपए, तो हाँ जी ठीक है, तुम्हारा भी 1 लाख रुपए के करीब रेंट होना चाहिए। अब तुम बोलोगे कि नहीं 10,000 रुपये रेंट, तो गलत है ना। इतनी एमिनिटीज के साथ अगर घर मिल रहा है, उसका रेंट भी तो ज्यादा होगा। तो इसको कहते हैं अपार्टमेंट। इस चीज को, जो ये जो एरिया खाली जगह है, यहाँ पे स्विमिंग पूल, प्ले ग्राउंड, कुछ भी, टेनिस ग्राउंड, कुछ भी हो, उसको कहते हैं लैंड अपार्टमेंट। खाली लैंड अगर हो गया तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, ठीक है, इसको कहते हैं लैंड अपार्टमेंट। तो सबसे पहले या तो बिल्डिंग होनी चाहिए या फिर लैंड अपार्टमेंट होना चाहिए। तो किसी भी चीज को टैक्सेबल करने के लिए हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सेक्शन 22 की कंडीशन में, कि या तो वो बिल्डिंग हो या लैंड अपार्टमेंट हो, मतलब बिल्डिंग हो या उससे जुड़ी हुई जगहें होनी चाहिए, ठीक है, समझ गए ना, या तो बिल्डिंग हो या लैंड अपार्टमेंट हो। चलिए आगे कंडीशन और देखिए, फिर दूसरी कंडीशन क्या कहती है। दूसरी कंडीशन कहती है, एसएससी शुड बी ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। पहला क्या है, एक्चुअल ऑनर होना चाहिए, ठीक है, या डीम्ड होना चाहिए, सबलेटिंग नहीं होना चाहिए, पीओए होना चाहिए। चलिए यहीं पे सीखते हैं, पहले पहले एक एक करके। एक्चुअल ऑनर कौन होता है, एक्चुअल ऑनर वही हो गया जिसके नाम पे रजिस्ट्री होती है। एक्चुअल ऑनर कौन है, जिसके नाम पे रजिस्ट्री होती है, वो हो गया एक्चुअल ऑनर। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत सारी दिल्ली में भी जगह है, नोएडा वगैरह में, गुड़गांव वगैरह में भी जगह है जहाँ पे ना रजिस्ट्री नहीं होती है,
वहां पावर ऑफ अटॉर्नी चलती है। ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी चलती है। ठीक है, तो वो पर्सन भी जो है, पावर अटॉर्नी भी वाले जो पर्सन है, वो भी पर्सन उसके ऑनर कहलाएंगे, जो नहीं कि सिर्फ रजिस्ट्री हो। ठीक है, एक कौन होता है, डीम्ड ऑन, डीम्ड, डीम्ड कौन होता है, देखिए मैं बता देता हूँ। देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक कोई बच्चा है, ठीक है, उसके नाना जी उसके नाम पे, उसके नाना जी उसके नाम पे एक घर कर जाते हैं। नहीं, ऑब्वियसली आपको पता है कि किसी बच्चे के नाम पे अगर कोई घर है, मतलब किसी भी चीज से इनकम है, तो उसको उस हाथ में टैक्सेबल नहीं हो पाता है वो। तो उस केस में क्या होगा, जो उसके मदर फादर है उसकी इनकम में जुड़ करके वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो जब तक वो मेच्योरिटी की एज में नहीं आता, ठीक है, जब तक वो मेच्योरिटी की एज में नहीं आता, वो माँ बाप जो है उसके डीम्ड ऑनर कहलाएंगे। जब तो 18 साल की उम्र तक, डीम्ड ऑनर सेक्शन 26 में ना दोबारा पढ़ेंगे, इसलिए मैं हल्का सा बता रहा हूँ कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो जो माँ बाप है, एक्चुअल में वो ऑनर नहीं है, बट वो डीम्ड ऑनर कहलाएंगे। अच्छा, एक्चुअल ऑनर आप समझ गए, डीम्ड ऑनर समझ गए, पावर अटॉर्नी समझ गए, चौथी चीज क्या है, सबलेटिंग नॉट इंक्लूडेड इन सेक्शन 22। सबलेटिंग, सबलेटिंग किसको कहते हैं, देखिए आजकल ना आपने देखा होगा ना, को वर्किंग स्पेस का बड़ा बिजनेस चल रहा है, कि एक बड़ी जगह पर किराए पे लेते हैं, ठीक है, उसको छोटे छोटे कैबिन्स में बांट करके और उसको ऑफिस के लिए किराए पे दे देते हैं। ठीक है, छोटी छोटी जगह पे किराए पे दे देते हैं। तो देखिए, जैसे एक राम पर्सन है, उसके पास एक प्रॉपर्टी है, राम एक पर्सन है, उसके पास एक बिल्डिंग है, उसने श्याम को रेंट पे दे दी। ठीक है, श्याम ने फिर क्या करा, ए बी सी, या फिर सिर्फ ए या सिर्फ बी या सिर्फ सी, इसको रेंट पे फर्दर दे दी। तो श्याम जो रेंट राम को देगा, ये तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में टैक्सेबल होगी, बट श्याम जो एबीसी से रेंट लेगा वो बिजनेस प्रोफेशन में जाएगी। मतलब इसने, इसकी प्रॉपर्टी तो है नहीं, इसने सबलेट कर दिया, इसको दोबारा से लेट रेंट पे दे दिया, तो इसको बोलते हैं सबलेटिंग। ठीक है, इसको कहते हैं सबलेटिंग। ठीक है, इसने फर्दर किसी को दे दिया, इसको कहते हैं सबलेटिंग। सबलेटिंग, दोबारा से किराए पे देना। अगर इसने फर्दर सबलेटिंग कर दिया, तो ये जो इनकम है वो इसके लिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी, वो फिर इस सेक्शन में टैक्सेबल नहीं होगी, उसके अलग जाना पड़ेगा। तो सेक्शन 22 की डेफिनेशन में ये, सेक्शन 2 की डेफिनेशन में ये नहीं आएगा, सबलेटिंग नहीं आता है। ठीक है, अच्छा अगली चीज और भी क्या है, सेक्शन 22 में आपको ये भी पता, एक चीज और बता देता हूं, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है वो भी सेक्शन 22 में आती है, उसकी कैलकुलेशन सारी। बट अगर वो प्रॉपर्टी खुद के बिजनेस के लिए यूज करोगे, अगर वो प्रॉपर्टी खुद के बिजनेस के लिए यूज करोगे, तो वो इस डेफिनेशन से बाहर हो जाएगी। वो जो प्रॉपर्टी है खुद के बिजनेस के लिए यूज नहीं होना चाहिए, वो जो प्रॉपर्टी है खुद के बिजनेस के लिए यूज नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो सेक्शन 22 के डेफिनेशन से निकल जाएगी। तो इसमें 3 कंडीशन में क्या है, पहली बात उसका ऑनर होना बहुत जरूरी है, दूसरा वो लैंड या अपार्टमेंट जो होना जरूरी है, कॉमर्शियल हो तो भी कोई मायने नहीं रखता, और खुद के ना बिजनेस में यूज नहीं होना चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी सिंपल, अगर हाउस प्रॉपर्टी में है तो चल जाएगा, ठीक है, अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है तो भी चल जाएगा, बट बिजनेस में यूज नहीं होना चाहिए। तब जाके वो जो ये तीनों कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होगी, तब तक वो हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में हम उस चीज को नहीं लेंगे। ठीक है, अब सेक्शन 22 की सारी बातें हम देख लेते हैं। बिल्डिंग इंक्लूड रेजिडेंशियल हाउस, बिल्डिंग, फ्लैट, म्यूजिक हॉल, डांस हॉल, लेक्चर हॉल, ऑडिटोरियम, ये सारी चीजें बिल्डिंग की डेफिनेशन में आती है। लैंड अपार्टमेंट डे टू, इसमें क्या क्या आता है, इट्स इंक्लूड कंपाउंड, बैकयार्ड, कंपाउंड आगे का कंपाउंड होता है, बैकयार्ड जो पीछे की जगह खाली रहती है, प्लेग्राउंड, कार पार्किंग, उसके बीच में जो रास्ता बना के गेट तक दिया जाता है, रोड कनेक्टेड टू वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट। बहुत बार क्या होता है ना, जैसे कि एक प्रॉपर्टी में दो जगह, दो और भी प्रॉपर्टी, उसके बीच में जो रास्ता दे रखा है वो भी इंक्लूड करी जाती है। ठीक है ना, और उसके अंदर कोई प्लेग्राउंड है वो भी माना जाएगा। ऑनर इंक्लूड डीम्ड ऑनर, पावर अटॉर्नी वाला ऑनर, बट नॉट इंक्लूड सबलेट
स्पाउस एंड माइनर चाइल्ड लिविंग अपार्ट, ये मैं बताऊंगा आपको। स्पाउस एंड माइनर चाइल्ड लिविंग अपार्ट अभी छोड़ दिए, सेक्शन 26 के अंदर हम पढ़ेंगे। फ्लैट गिवन टू एम्प्लॉय फॉर ए नॉमिनल रेंट इन ए कंपनी नॉट इंक्लूडिंग बाय सम स्पेस स्टॉल मिनी बैंक इटीसी नॉट इंक्लूडिंग सेक्शन बाय। चलो चलो इसको समझते हैं। देखिए, बहुत बार क्या होता है ना, एक कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल है, एक कंपनी है, ठीक है, एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री बना दी मैंने, ठीक है, गेट हो गया, ये फैक्ट्री है, ठीक है, धुआं निकल रहा है इसमें से, फैक्ट्री में से। तो होता क्या है ना कि फैक्ट्री के आसपास वो, मान के चलिए वो रिमोट एरिया में है, जैसे हम छत्तीसगढ़ वगैरह कोल माइन के ऑडिट पे जाते हैं, हम देखते हैं ना वो रिमोट एरिया में है, वहाँ नज़दीक में घर नहीं होते क्योंकि वो बहुत बड़ा एरिया होता है, तो वहाँ पे ना छोटे छोटे घर बना दिए जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे घर बना दिए जाते हैं जिसके अंदर उनके ना एम्प्लॉय रहते हैं, ठीक है, इन घरों में ना एम्प्लॉय रहते हैं, इनके इन घरों में इनके एम्प्लॉय, उनसे ना बहुत ही नॉमिनल रेंट चार्ज कर लिया जाता है, जैसे 100 रुपये, 200 रुपये, ऐसे बहुत नॉमिनल रेंट लेते हैं नाम के लिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी जो है वो रेंट की डेफिनेशन से बाहर होगी, सेक्शन 22 में वो नहीं आएगा, वो बिजनेस प्रोफेशन में माना जाएगा जो 100 100 रुपये ले रहा है, बट रेंटल वाले में नहीं आएगा। समझ गए आप कि एक, मान के चलिए फैक्ट्री है, उसके अंदर में छोटे छोटे फ्लैट हैं और अपने एम्प्लॉय को दे देगा, उससे चाहे 50 100 रुपये या 500 रुपये अगर वो रेंट ले भी रहा है तो वो इसमें नहीं आएगा, उसको रेंटल प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, उसको बिजनेस इनकम मानेंगे, ना कि रेंटल प्रॉपर्टी। इसी के साथ जैसे कि होता क्या है ना, जैसे आपका घर है, घर, उस उसके ना, या कोई नहीं, घर नहीं कह सकते, घर में अलग सिस्टम है, एक फैक्ट्री है, उसके आगे में थोड़ी सी जगह बची हुई थी, उसने क्या करा, किसी को बोला कि एक काम कर, चल तू स्टॉल लगा ले कोई, या यहाँ पे ना बैंक खोल ले, थोड़ी सी ऐसी जगह बची हुई थी फैक्ट्री के अंदर में आगे में, तो कहते चलो ठीक है भाई, इसके अंदर में तुम ना वो एक बैंक के लिए इतनी जगह थी कि छोटा सा बैंक खुल जाता, या फिर उसके अंदर कोई स्टॉल लग जाता खाने पीने का, तो वो भी तो है, तो कमर्शियल यूज के लिए, लेकिन वो रेंटल इनकम में नहीं माना जाएगा, वो भी बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा, वो सेल इस वाले में, हाउस प्रॉपर्टी वाले में डेफिनेशन में नहीं आएगा, वो बाहर है। हाउस प्रॉपर्टी इन फॉरेन कंट्री इंक्लूडेड, अगर देखिए कोई भी जो प्रॉपर्टी है, मान के चलिए मैंने अमेरिका में कोई ना प्रॉपर्टी खरीद रखी है, वो भी हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के अंदर आएगी, उससे मैं अगर रेजिडेंट हूँ, ठीक है, अगर मैं रेजिडेंट हूँ, उससे मेरे को कोई रेंट आ रहा है, तो वो उस केस में क्या होगा, वो मेरे लिए टैक्सेबल होगी। बट अगर कोई नॉन रेजिडेंट है या RNOR है, अब देखिए इसके लिए आपको ना रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ने पढ़ने की जरूरत है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा कि RNOR और NR नॉन रेजिडेंट और ये सब कौन होते हैं, वो फिर टाइम वेस्ट करने वाली बातें हैं, ठीक है जी। तो इसमें इस केस में क्या होगा कि वो अगर इंडिया में रिसीव होता है तभी वो टैक्सेबल होगी, इसके लिए सेक्शन 9 देखेंगे जो मैंने पढ़ाया है, वो लेक्चर्स आप देख लीजिए, अवेलेबल है, ठीक है, तभी जाके आपको ये चीज समझ में आएगी, तो उस केस में अगर इंडिया में रिसीव होगा तो ही टैक्सेबल होगा। अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी को गुड्स की तरह ट्रेड करता है और उससे फिर भी कोई इनकम हो जाती है तो वो रेंटल में नहीं आएगा, जैसे एक एक ना डीलर है, उसने क्या करा, एक फ्लैट बनाया, 8 10 फ्लैट बनाए, और टेम्परली क्या करा ना, उसको रेंट पे दे दिया और उसके बाद फिर प्रॉपर्टी बेच दी, तो ये ना एक तरह से रेंटल में नहीं आएगा, वो उसके बिजनेस का पार्ट माना जाएगा, ठीक है ना, वो उसको उसने टेम्पररी दे रखा है कि कोई रह ले और कुछ पैसा आता ही रहेगा, जिस जैसे ग्राहक मिलेगा मैं उसको बेच दूंगा, तो वो भी इसके अंदर में नहीं आएगा। और कंपोजिट रेंट क्या होता है, देखिए, बहुत बार याद करिए आप कि जो हम घर है ना, घर, वो उसमें ना AC फ्रिज ये सब पहले से लगा के देते हैं और उसको जोड़ करके रेंट लेते हैं, अगर हमारा उसको रेंट हम अलग नहीं कर पाए, फ्रिज AC कूलर का, तो वो हमारा रेंट ही माना जाता है, वो हमारे रेंटल इनकम ही मानी जाएगी, ठीक है, उससे होने वाली, उससे भी अगर कोई रेंट आ रहा है तो वो भी हमारी रेंटल इनकम में टैक्सेबल होगी।
अलग से नहीं, अलग से अगर मैं एसी का धंधा करता हूँ और एसी रेंट पे देता हूँ, मेरा बिजनेस है। बट अगर एसी ऑलरेडी इनबिल्ट है और एसी की वजह से 1000-1500 रेंट बढ़ रहा है, तो वो भी मेरा इसी का पार्ट होगा। ठीक है, ये है सेक्शन 22 हमारा। एक सेक्शन ये कवर हुआ है प्लस डेफिनेशन। ठीक है, इसको ध्यान से दोबारा सुनिए। हाउस प्रॉपर्टी है, अगर आप एक्चुअल में समझेंगे तो बहुत लेंदी है, लेकिन जो मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई है और सेक्शन वाइज का जितना बताया, इतना ही आपको समझना है अभी। इसी जो इतनी ही ये जो 1 घंटे का है, इसको 1-2 बार सुनिए, लिखिए, समझिए कि मैंने क्या बातें बोली हैं। इतना अगर आप समझ गए तो यही क्रक्स है हाउस प्रॉपर्टी का। इतना आपके समझ में आ गया तो हाउस प्रॉपर्टी मान के चलिए खत्म है। ठीक है? नेक्स्ट क्लास हम बाद में देखते हैं, नेक्स्ट क्लास कब होगी। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, ठीक है? और भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मेरे को मैसेज डालिए। बट इसका ना लिटरेचर ज़रूर पढ़िए, और इससे रिलेटेड किसी भी वर्डिंग में अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे को मैसेज डालिए। ठीक है जी? आज का यहीं रोकते हैं, क्योंकि हैवी हो जाएगा, अगर ज़्यादा समझाएँगे ना तो हैवी हो जाएगा। सेक्शन वाइज़ हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा से एक बार दोबारा रिवीजन करेंगे और फ्रेश माइंड से दोबारा समझेंगे सारी बातें। ठीक है? उसके बाद सेक्शन 23-24 अगर हमारा हो जाता है ना, सॉरी, 23 और 24 अगर हो गया तो खत्म हाउस प्रॉपर्टी। बाकी में तो छोटा छोटा है। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 23 करेंगे। ठीक है, ध्यान से, लेकिन उसके लिए सेक्शन 22 आपको आना चाहिए, नहीं तो सेक्शन 23 समझ के कोई फायदा नहीं। इनकम टैक्स हर एक सेक्शन एक दूसरे से रिलेट करता है। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी, चलिए, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। ओके जी, थैंक यू।